नमस्कार, सुप्रभात, सत श्री अकाल। मैं सत्यम कुमार कौशल आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल दिव्य नेत्र द विजन पर। अपन लोग की ये पहली क्लास है। इसमें हम लोग पॉलिटी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ लड़ेंगे, खेलेंगे और आगे बढ़ेंगे। आप किसी भी वनडे एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं, अगर उसमें पॉलिटी से प्रश्न आते हैं तो ये क्लास आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो हम बिना किसी टाइम पास करते हुए हम क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो आपका ये सबसे पहला प्रश्न है कि मूल भारतीय संविधान में कितने भाग, अनुच्छेद और अनुसूची थे। ठीक है, यानी कि मूल भारतीय संविधान में कितने भाग, अनुच्छेद और अनुसूची थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूची। वहीं अगर वर्तमान में हम बात करें तो ये 3 बढ़कर ये 25 भाग हो गई है और वहीं 395 अनुच्छेद से 444। हालांकि ये 450 से 460 के बीच है, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये 444 आएगा। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप 444 ऑप्शन के साथ जाएंगे और वहीं अनुसूची 8 से बढ़कर 12 हो गई है। ठीक है, हमारा फिर हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर जाएंगे। तो निम्नलिखित में से किस अनुसूची में दल बदल कानून की चर्चा की गई है। एंटी डिफेक्शन लॉ, यानी किस शेड्यूल में एंटी डिफेक्शन लॉ की चर्चा की गई है। ऑप्शन है आपका पहली अनुसूची, दूसरी अनुसूची, चौथी अनुसूची और 10वीं अनुसूची। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 10वीं अनुसूची। आपको बता दे 10वीं अनुसूची 52वां संविधान संशोधन, 52वां संविधान संशोधन 1985 में 10वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया, जिसमें कि दल बदल कानून, एंटी डिफेक्शन लॉ की चर्चा की गई है। वहीं अगर बात करें हम पहली अनुसूची में क्या है, तो पहली अनुसूची में राज्य एवं संघ क्षेत्र के बारे में है। दूसरी अनुसूची, इसका एक टिक आता है दुबे, जैसे शर्मा वर्मा, उसी तरह एक दुबे आता है। दू से आपका ये दू से हो जाएगा दूसरी अनुसूची और वे से हो जाएगा वेतन। तो भारत के जो मुख्य पद हैं जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उनकी वेतन, पेंशन और भत्ता के बारे में ये दूसरी अनुसूची में चर्चा की गई है। वहीं चौथी अनुसूची में देखें तो एक कांड हुआ था 5 फरवरी 1922 को। 5 फरवरी 1922 को एक कांड हुआ था जिसे हम चौरी चौरा के कांड से नाम से जानते हैं। तो हम चौरी चौरा में देखेंगे तो ये चौ से चौथी अनुसूची हो जाएगी और राज से राज्यसभा, यानी कि हम देश के यूटी और स्टेट में कितने राज्यसभा होंगे उसके बारे में चर्चा ये चौथी अनुसूची में की गई है। ठीक है, हम फिर नेक्स्ट प्रश्न देखें तो हमारा ये तीसरा प्रश्न है कि भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया। यानी राष्ट्रीय ध्वज को जिसकी डिजाइन पिंगली वेंकैया ने तैयार की है, उसे भारत संविधान सभा के द्वारा कब स्वीकार किया गया। तो कल 22 जुलाई थी और तिरंगा दिवस के रूप में हम उसे मनाते हैं। तो 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था, जिसमें कि एक क्वेश्चन और आता है कि ये ध्वज समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो ध्वज समिति के अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। ये नाम भी आप याद रखिएगा, जेबी कृपलानी, जो कि राष्ट्रीय ध्वज समिति के अध्यक्ष थे। वहीं हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है उसकी डिजाइन पिंगली वेंकैया ने तैयार किया था। फिर हम नेक्स्ट प्रश्न देखें। नेक्स्ट प्रश्न आप देख रहे होंगे कि निम्नलिखित में से किस एक अधिकार को डॉक्टर BR अंबेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया है। यहां ध्यान दीजिएगा, डॉक्टर BR अंबेडकर के द्वारा संविधान की आत्मा कही गई है। तो आपका पहला ऑप्शन है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, समानता का अधिकार और संवैधानिक उपचार का अधिकार। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा संविधान उपचार का अधिकार। डॉक्टर BR अंबेडकर ने एक स्टेटमेंट दिया कि मुझे पूरे संविधान में अगर किसी एक विशेष अनुच्छेद के बारे में बोली जाए तो मैं संवैधानिक उपचार यानी आर्टिकल 32 के अलावा किसी अन्य आर्टिकल का नाम तक नहीं लूंगा। और इसी के साथ उन्होंने आर्टिकल 32 को यानी संविधान उपचार के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा था। ठीक है, अगर वहीं पे हम देखें तो ये हमारे धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, ये हमारा फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार है। समानता का अधिकार भी मौलिक अधिकार थे और ये संवैधानिक उपचार भी मौलिक अधिकार है। लेकिन ये संपत्ति का अधिकार हमारा मौलिक अधिकार था, लेकिन 44वां संविधान संशोधन में
1978 को इसे संपत्ति का अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर मात्र कानूनी अधिकार बना दिया गया, जिसे कि भाग 12 के आर्टिकल 300A में रखा गया है। ठीक है, और जब वो मौलिक अधिकार हुआ करता था तो इनका आर्टिकल 31 हुआ करता था, यानी इसे आर्टिकल 31 से हटाकर आर्टिकल 300A में रखी गई है। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट प्रश्न देखें। हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य, ठीक है, एक मिनट, हाँ, ये हमारा 5वां को प्रश्न है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को कब जोड़ा गया। ठीक है दोस्तों, मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटी को संविधान सभा में कब जोड़ा गया। तो मैं आपको बता दूं कि हमारा जो मौलिक कर्तव्य है उसे USSR यानी रूस के संविधान से लिया गया है। उसे 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया है। तो इसका जो ऑप्शन के साथ हम देखेंगे तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1976 वर्ष में संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट प्रश्न को देखें तो भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है। भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है। हमारा ऑप्शन नंबर ए है प्रत्यक्ष रूप से राज्यसभा के सदस्यों द्वारा, लोकसभा के सदस्यों द्वारा और अप्रत्यक्ष मतदान से। अगर ऑप्शन की ओर जाए तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अप्रत्यक्ष मतदान से। लेकिन बात हम करें कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया क्या है, उसमें कौन कौन भाग लेते हैं, तो भारतीय संविधान में आर्टिकल 54 में भारत राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में चर्चा की गई है। अगर इसमें हम भाग ले बताएं इसमें इस निर्वाचन की प्रक्रिया में कौन कौन भाग लेते हैं, तो आप ध्यान दीजिएगा। लोकसभा के इलेक्टेड मेंबर यानी दो तरह के सदस्य होते हैं, एक होता है निर्वाचित और एक होता है मनोनीत। तो लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, वहीं राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और भारत के राज्य के सभी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य और 3 यूटी याद रखिएगा, दिल्ली 3 यूटी याद रखिएगा, दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर के विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य होंगे वो इस राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेंगे। पुनः बता दें कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेंगे, तो पहले लोकसभा के इलेक्टेड मेंबर, राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर और भारत के सभी राज्य के विधानसभाओं के इलेक्टेड मेंबर और दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर विधानसभाओं के इलेक्टेड मेंबर। ठीक है, तो इसका यहाँ पे आंसर हो जाएगा अप्रत्यक्ष मतदान से। ठीक है, प्रत्यक्ष रूप का मतलब ये होता है कि जहां डायरेक्टली आम जनता वोट करते हैं। ठीक है, तो राष्ट्रपति को आम जनता हम वोट नहीं करते हैं, हम अपने प्रतिनिधि को चुनाव करते हैं, हम सांसद और विधायक का चुनाव करते हैं, वो लोग मिलकर फिर राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। वहीं इनका एक आर्टिकल याद रखिएगा, आर्टिकल 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की व्याख्या की गई है। हम देखिए नेक्स्ट प्रश्न कि भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया। तो इसमें टाइपिंग मिस्टेक है, इसका क्वेश्चन ये होगा कि भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया। तो अंगीकृत का मतलब होता है कब उसे निर्माण कर तैयार करना। ठीक है, तो पहला आपका ऑप्शन है 26 नवंबर 1949 को, ऑप्शन बी है 15 अगस्त 1949 को, 2 अक्टूबर 1950 को और 15 नवंबर 1950 को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को। ठीक है दोस्तों, 26 नवंबर को हम लोग
26 नवंबर को हम लोग संविधान दिवस भी मनाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन डे भी मनाया जाता है। लेकिन बात करें तो 26 जनवरी 1950 को पूरे देश में संविधान लागू किया। हालांकि 26 नवंबर को मात्र 15 आर्टिकल ही देश में लागू किए गए थे और 26 जनवरी 1950 को पूरी संविधान लागू किया गया। अब यहाँ बात ये आती है कि जब हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया तो फिर ये 26 जनवरी 1950 से क्यों जरूरत पड़ी लागू करने की? तो इसके पीछे का रीजन ये है कि 26 जनवरी 1930 को लाहौर अधिवेशन में संपूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी। और इसी दिन को याद रखने के लिए, यानी 26 जनवरी के दिन को याद रखने के लिए हम लोगों ने संविधान को पूरी तरह से देश में लागू किया। ठीक है, और 26 जनवरी को हम लोग भी गणतंत्र दिवस भी मनाते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। हाँ, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी? किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? ठीक है, इसमें से एक व्यक्ति है जिन्होंने ये स्टेटमेंट दिया कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। आपका ऑप्शन है ऑस्टिन, इटली ने, विंस्टन चर्चिल ने और लॉर्ड माउंटबेटन ने। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑस्टिन ने। ऑस्टिन ने यह कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। वही एक और ये नाम आता है विंस्टन चर्चिल का। इन्होंने महात्मा गांधी को अधनंगा फकीर कहा था। ठीक है, हम फिर अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चले। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो और कोई उपराष्ट्रपति भी ना हो तो निम्नलिखित में से कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा? ठीक है दोस्तों, ये 9 नंबर क्वेश्चन है कि अगर भारत का राष्ट्रपति किसी कारणवश खाली हो जाए और उस स्थिति में उपराष्ट्रपति भी नहीं हो तो निम्नलिखित में से कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा? ऑप्शन है आपका ए, राज्यसभा का उपसभापति, ऑप्शन बी, भारत का महान न्यायवादी अटॉर्नी जनरल, लोकसभा का अध्यक्ष और सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। इसकी चर्चा आर्टिकल 65 में की गई है। किसी कारणवश या तो राष्ट्रपति रिजाइन दे दे या उनकी मृत्यु हो जाए तो अगर राष्ट्रपति की पद खाली हो जाती है तो उसके जगह पे उपराष्ट्रपति काम करेगी। अगर मान लिए उपराष्ट्रपति भी उस विषम परिस्थिति में नहीं है तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के कार्यवाहक के रूप में कार्य करेगी। वहीं एक बात और बता दूं कि एक नाम याद रखेगा, एस हिदायतुल्लाह, जिन्होंने कि भारत के राष्ट्रपति, भारत के उपराष्ट्रपति और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में भी कार्य कर चुके हैं, ये एस हिदायतुल्लाह साहब। ठीक है, वहीं हम नेक्स्ट प्रश्न देखें। ये क्वेश्चन बहुत ही लेटेस्ट क्वेश्चन है, इस बार एयरफोर्स के एग्जाम में पूछा गया था। ये क्वेश्चन है कि भारत का महान न्यायवादी किसका विधि सलाहकार होता है? ठीक है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो होता है वो किसके प्रतिविधि सलाहकार होता है? तो आपका ऑप्शन है राष्ट्रपति का, ऑप्शन बी है लोकसभा का, ऑप्शन सी है प्रधानमंत्री का और ये भारत सरकार का। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भारत सरकार का। ठीक है, वहीं आपको बता दूं कि महान न्यायवादी, भारत के महान न्यायवादी की चर्चा आर्टिकल 76 में भारत के महान न्यायवादी की चर्चा की गई है जो कि भारत सरकार का विधि सलाहकार होता है। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट प्रश्न में चले तो हमारा क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन कि
राज्यसभा का सभापति कौन होता है? ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है। आपका ऑप्शन नंबर ए है स्पीकर, ऑप्शन नंबर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति। तो मैं आपको बता दूं कि राज्यसभा का जो सभापति होता है वो उपराष्ट्रपति होता है। ठीक है, वो उपराष्ट्रपति होता है। उपराष्ट्रपति का चयन राज्यसभा के ऑल मेंबर, याद रखिएगा यहाँ पे वो नॉमिनेटेड और यानी कि यहाँ पे जो होते हैं मनोनीत और निर्वाचित दोनों, और लोकसभा के भी ऑल मेंबर इनका राष्ट्रपति का चुनाव में भाग लेते हैं। ठीक है, वहीं राष्ट्रपति के चुनाव में सिर्फ इलेक्टेड मेंबर भाग लेते हैं। फिर आपका नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से किस एक अध्यक्षता ऐसे द्वारा की जाती है जो उसका सदस्य नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, ये प्रश्न को ध्यान से समझिएगा। ये क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से वो कौन ऐसा व्यक्ति होता है, वो किस चीज का अध्यक्षता ऐसे द्वारा होती है जो उसका सदस्य नहीं होता है। तो ऑप्शन ए बता दे, ये लोकसभा का जो स्पीकर होता है, जिन उसका जो अध्यक्ष, जिसे हम स्पीकर के नाम से भी जाने जाते हैं, वो लोकसभा का ही मेंबर होता है। लोकसभा के मेंबर के द्वारा ही चुने जाते हैं और वो लोकसभा के मेंबर भी होता है। वहीं विधानसभा की बात करें तो उनका भी जो अध्यक्ष होता है वो विधानसभा के सदस्य होता है और विधानसभा के सदस्यों द्वारा ही चुना जाता है। और वहीं मंत्री परिषद की बात करें तो मंत्री परिषद का जो हेड होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है, जो कि मंत्री परिषद का एक हिस्सा होता है। लेकिन अगर हम बात करें राज्यसभा की, तो राज्यसभा के जो अध्यक्ष करते हैं वो उपराष्ट्रपति करते हैं। राज्यसभा के जो अध्यक्षता करते हैं वो उपराष्ट्रपति करते हैं और उपराष्ट्रपति राज्यसभा का मेंबर नहीं होता है। तो यहाँ इस प्रश्न में यही कह रहा है कि वह कौन सी संस्था है जिसकी जो अध्यक्षता करता है वो उस संस्था का सदस्य नहीं होता है। तो उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राज्यसभा का जो अध्यक्षता उपराष्ट्रपति द्वारा की जाती है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, आपको अगर ये क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं, आपको ये क्लास पसंद आ रहे हैं, तो आपसे हम रिक्वेस्ट करेंगे आप दोस्तों के साथ अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करेंगे। ठीक है, वहीं हम नेक्स्ट प्रश्न देखें तो योजना आयोग, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, योजना आयोग को किस प्रधानमंत्री द्वारा समाप्त किया गया। ठीक है दोस्तों, ध्यान से दीजिएगा फिर से कि योजना आयोग को किस प्रधानमंत्री द्वारा समाप्त किया गया। ऑप्शन है आपका मनमोहन सिंह, मोरारजी देसाई, नरेंद्र मोदी और अटल बिहारी वाजपेयी जी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी के द्वारा 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग को समाप्त कर उनकी जगह पे नीति आयोग लाई गई। याद रखिएगा, नीति आयोग। ठीक है, नीति आयोग के आपको फुल फॉर्म बता दे तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये इसका नीति आयोग का फुल फॉर्म होता है। वहीं हम थोड़ी योजना आयोग के बारे में बात करें तो योजना आयोग का निर्माण यानी योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को किया गया था और उनका जो था वो प्रथम जो अध्यक्ष हुआ करते थे वो उस समय के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू हुआ करते थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। और वहीं प्रथम उपाध्यक्ष की बात करें तो वो थे गुलजारी लाल नंदा। ठीक है दोस्तों, योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को किया गया था। इनका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते थे, तो उस समय के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू योजना आयोग के अध्यक्ष थे और वहीं उनका उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा थे।
ठीक है। वहीं हम अगर नीति आयोग की बात करें, तो नीति आयोग का गठन मैंने आपको बताया कि 1 जनवरी 1915 को किया गया। उनका अध्यक्ष प्रधानमंत्री यानी नरेंद्र मोदी थे और हैं भी, और वहीं उसका नरेंद्र मोदी, और वहीं उनका प्रथम अगर उपाध्यक्ष की बात करें वो थे अरविंद पनगड़िया। नाम याद रखिएगा, नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया। और वर्तमान में योजना आयोग के अध्यक्ष नरेंद्र मोदी साहब ही हैं, और लेकिन उनका जो उपाध्यक्ष है वो है डॉक्टर राजीव कुमार। ठीक है। और फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखें, तो ये क्वेश्चन बेहद ही इंपॉर्टेंट है, थोड़ी सी इसमें मिस प्रिंट है। ये हो जाएगा लोक लेखा समिति, ठीक है, जिसे हम पीएससी यानी पब्लिक अकाउंटेंट कमिटी। लोक लेखा समिति के कितने सदस्य होते हैं? तो आपका ऑप्शन है 30 सदस्य, 15 सदस्य, 22 सदस्य और 7 सदस्य। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 22 सदस्य। ठीक है, 22 सदस्य होते हैं लोक लेखा समिति पीएससी के मेंबर में, जिसमें कि लोकसभा से 15 मेंबर और वहीं राज्यसभा से 7 मेंबर होते हैं। ठीक है। और इनका जो गठन किया गया था, उनका गठन 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के अंतर्गत 1921 में किया गया। ठीक है। इनका गठन यानी पीएससी लोक लेखा समिति का गठन 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के अंतर्गत 1921 में किया गया। और याद रखिएगा 1967 से, ये डेट भी याद रखिएगा, 1967 से इनका जो अध्यक्ष होता है वो लोकसभा के विपक्षी दल के नेता होते हैं। इनका जो अध्यक्ष होता है लोक लेखा समिति पीएससी का, वो लोकसभा के विपक्षी दल का नेता होता है। वहीं आपको अभी बता दूं कि वर्तमान में लोकसभा के विपक्षी दल का नेता अधीर रंजन चौधरी जी हैं। अधीर रंजन चौधरी लोकसभा के विपक्षी दल के नेता हैं। तो यानी पीएससी पब्लिक अकाउंटेंट कमेटी के भी अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी साहब होंगे। ठीक है। फिर हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर जाएंगे, और ये आपका प्रश्न स्क्रीन पे, कि संविधान को एक पवित्र दस्तावेज, ठीक है ना, हॉली डॉक्यूमेंट्स, संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा था? ठीक है। आपका ऑप्शन है महात्मा गांधी, BR अम्बेडकर, दीनदयाल उपाध्याय और मोहम्मद अली जिन्ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा BR अम्बेडकर। ठीक है। BR अम्बेडकर के द्वारा संविधान को एक पवित्र दस्तावेज यानी संविधान को पवित्र दस्तावेज कहा गया था। किसके द्वारा? BR अम्बेडकर के द्वारा। ठीक है दोस्तों। फिर हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर चले। ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं कि भारत में राष्ट्रपति की चुनाव लड़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? ध्यान दीजिएगा प्रश्न पे कि भारत के राष्ट्रपति की चुनाव लड़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? ऑप्शन ए है मीरा कुमार, सुचेता कृपलानी, लक्ष्मी सहगल, और ऑप्शन डी है सरोजिनी नायडू। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, लक्ष्मी सहगल। लक्ष्मी सहगल ने मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम के अगेंस्ट में चुनाव लड़ी थी, जो कि वो प्रथम भारतीय महिला थी जिसने कि राष्ट्रपति का चुनाव लड़ी थी। हालांकि वो चुनाव हार गई। वहीं बात करें हम मीरा कुमार की, तो मीरा कुमार भी एक महिला है जिन्होंने कि अभी वर्तमान में जो हमारे जो राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद, उनके अगेंस्ट चुनाव लड़ी थी मीरा कुमार ने। वहीं बात करें हम सुचेता कृपलानी भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री है जो कि उत्तर प्रदेश में कार्यरत थी। वहीं सरोजिनी नायडू की बात करें तो सरोजिनी नायडू भारत की प्रथम महिला राज्यपाल थी जो कि उत्तर प्रदेश से ही थी।
और सरोजिनी नायडू ने ही एक राज्यपाल के बारे में एक स्टेटमेंट दिया था। ठीक है, सरोजिनी नायडू ने राज्यपाल के प्रति एक स्टेटमेंट दिया था। उन्होंने कहा था कि राज्यपाल सोने की पिंजड़े में कैद एक तोता है। ठीक है, यानी सोने की पिंजड़े में कैद एक तोता है। यह स्टेटमेंट सरोजिनी नायडू ने दिया था। ठीक है दोस्तों, तो आप क्लास को इसी तरह देखते रहे, लाइक करते रहे, शेयर करते रहे और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे, दिव्य नेत्र द विजन को। ये सारे क्वेश्चन एसएससी जीडी के लिए, आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी और जितने भी वनडे एग्जाम है उसमें जो पॉलिटी से क्वेश्चन आते हैं तो सारे क्वेश्चन वहां आ सकते हैं और ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिए गए हैं और आपके लिए सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है। और ये आपका ये फिर नेक्स्ट सवाल कि भारत में पंचायती राज सबसे पहले किस राज्य में स्थापित किया गया? किस राज्य में स्थापित किया गया? आपका ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, बिहार, असम और राजस्थान। तो भारत में पंचायती राज, तो ये पंचायती राज का कॉन्सेप्ट वो आता है महात्मा गांधी से, क्योंकि महात्मा गांधी कहते थे कि भारत गांवों में निवास करते हैं। उनके अनुसार से गांव का विकास जरूरी था। तो याद रखिएगा सबसे पहले जो किस राज्य में स्थापित किया गया वो राजस्थान में किया गया। ठीक है ना, राजस्थान में। वो जिला भी याद रखिएगा, नागौर जिला। राजस्थान के नागौर जिला में सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत की गई। वो डेट रखिएगा 2 अक्टूबर 1959। 2 अक्टूबर से याद रखिएगा महात्मा गांधी का भी जन्मदिन 2 अक्टूबर को है और इसी दिन भारत में पंचायती राज की शुरुआत की गई थी राजस्थान के नागौर जिले में। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर चले तो भारतीय संविधान के किस भाग को मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है? ठीक है दोस्तों, भारतीय संविधान के किस भाग को मैग्ना कार्टा, ठीक है ध्यान से देखिएगा, ये मैग्ना कार्टा किस भाग को कहा जाता है? आपका ऑप्शन है भाग 2, भाग 3, भाग 1 और भाग 4। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भाग 3। भाग 3 में मौलिक अधिकार की चर्चा की गई है और ब्रिटेन में, याद रखिएगा कहाँ में, ब्रिटेन में मौलिक अधिकार को मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है। वहीं यूएसए में यानी अमेरिका में इसे किसे जाने की भाग 3 को यानी कि फंडामेंटल राइट्स को बिल ऑफ राइट्स के नाम से जाना जाता है। बिल ऑफ राइट्स। ठीक है दोस्तों, तो हमने जाना कि ब्रिटेन में मौलिक अधिकार को मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है। इसलिए भारत के भी संविधान में भाग 3 को, जिसमें कि मौलिक अधिकार की चर्चा की गई है, उसे मैग्ना कार्टा कहा जाता है। वहीं बात हम करें भाग 1 में क्या है, तो भाग 1 में राज्य एवं संघ क्षेत्र के बारे में चर्चा की गई है। भाग 2 में नागरिकता की चर्चा की गई है और भाग 4 में डीपीएसपी की चर्चा की गई है। ठीक है, पुनः हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और ये आपका बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं कि निम्नलिखित में कौन सा राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? निम्नलिखित में कौन सा राज्य का, तो याद रखिएगा पॉलिटी में राज्य का मतलब देश से होता है। ठीक है, राज्य का मतलब आप पंजाब, हरियाणा, बिहार, झारखंड नहीं समझिएगा, राज्य का मतलब देश से होता है। तो इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? आपका ऑप्शन है ध्वज, राजधानी, संप्रभुता और शासन अध्यक्ष। मैं थोड़ी इसकी डिटेल्स आपको करा दूं, ध्यान से देखिएगा। तो पॉलिटी नामक वर्ड पोलिस नामक वर्ड से आया है। पोलिस एक ग्रीक भाषा है जिससे कि पॉलिटी नामक का निर्माण हुआ है। पोलिस का अर्थ होता है शहर या फिर राज्य, स्टेट
सॉरी स्टेट नहीं होगा, सिटी, सिटी और स्टेट। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि राज का मतलब हम देश से करेंगे, तो राज के बनने के लिए, किसी देश का निर्माण होने के लिए 4 महत्वपूर्ण एलिमेंट की जरूरत पड़ती है। किसी भी स्टेट को बनने के लिए 4 महत्वपूर्ण एलिमेंट की जरूरत पड़ती है। वो एलिमेंट मैं आपको बता दूं, वो तत्व मैं आपको बता दूं। जो पहला होता है वो होता है जनसंख्या, पहला होता है पॉपुलेशन, जनसंख्या। वहीं दूसरी बता दूं तो वो होती है सरकार, और तीसरी क्षेत्रफल, एरिया, भूभाग जिसे बोल सकते हैं हम, भूभाग, क्षेत्रफल, एरिया, भूभाग जो भी बोल ले। और सबसे जो इंपॉर्टेंट होता है वो होता है संप्रभुता, संप्रभुता। इन चारों से मिलकर एक देश का निर्माण होता है, जनसंख्या, सरकार, भूभाग और संप्रभुता। तो वही इस प्रश्न में बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। तो ये ध्वज, कोई जरूरत नहीं है ध्वज का, नहीं भी है तो वो देश बन सकता है। राजधानी, शासन, अध्यक्ष और संप्रभुता। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा संप्रभुता। ठीक है, इसका सही आंसर संप्रभुता हो जाएगा। फिर अब हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर चले। ये क्वेश्चन काफी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं, आप प्रीवियस ईयर देख सकते हैं कि संविधान संशोधन के तहत वोट डालने की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि वोट डालने का जो अधिकार था वो 21 वर्ष से हटाकर 18 वर्ष की संविधान संशोधन के तहत कर दिया गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा 61वां संविधान संशोधन 1989। ठीक है दोस्तों, 61वां संविधान संशोधन 1989 में क्या किया गया, आर्टिकल याद रखिएगा, आर्टिकल हो जाएगा 326। आर्टिकल 326 में अमेंडमेंट कर, आर्टिकल 326 में संशोधन कर वोट डालने की जो न्यूनतम आयु थी 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। वहीं हम बात करें 52वां संविधान संशोधन क्या है, तो 52वां संविधान संशोधन 1985, आपको हम दूसरी प्रश्न में बताए हुए हैं कि एंटी डिफेक्शन लॉ यानी दल बदल कानून को 52वां संविधान संशोधन 1985 में जोड़ा गया। कहां पे, 10वीं अनुसूची में। ठीक है, 10th शेड्यूल में। वही हम बात करें 52वां संविधान संशोधन, तो जितने भी संविधान संशोधन हुए हैं उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो संविधान संशोधन है वो है 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन 1976, जिसे कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। इनका एक क्लास हो जाएगा, सिर्फ एक क्लास उनका होगा 42वां संविधान संशोधन पे, जिसे कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। और वहीं और फिर है 44वां संविधान संशोधन। तो 44वां संविधान संशोधन हुआ था 1978 में, 1978 में, जिसमें कि संपत्ति का अधिकार जो कि मौलिक अधिकार हुआ करता था उसे हटाकर, मौलिक अधिकार से हटाकर उसे कानून का अधिकार किया गया, जिसे कि 300 आर्टिकल 300 के ए में रखा गया है। ठीक है दोस्तों, तो पुनः आप हमारे सारे प्रश्न को देखेंगे। हमारा ये प्रश्न कह रहा था, क्योंकि ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किस संविधान संशोधन के तहत वोट डालने की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। तो उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 61वां संविधान संशोधन 1989। उस समय जो कि किसकी सरकार थी, वो सरकार थी राजीव गांधी की सरकार थी, राजीव गांधी की सरकार थी। ठीक है दोस्तों, तो हम आपसे एक ही रिक्वेस्ट करेंगे, तो आप वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि हम काफ़ी पसीना बहा रहे हैं। फैन भी हमारा ऑफ है, उतनी बजट है नहीं कि हम एसी लगवा सके, फैन हमारा ऑफ है। इतनी गर्मी में हम आपके लिए वीडियो प्रोवाइड करा रहे हैं, तो आपसे सिर्फ हम एक उम्मीद रखेंगे कि
तो थोड़ी वीडियो को लाइक करेंगे। लाइक या डिसलाइक कुछ भी कर सकते हैं, पसंद आए तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कीजिए, लेकिन कुछ कीजिए, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखें। नेक्स्ट प्रश्न देखें तो निम्नलिखित में से किसका संबंध चुनाव आयोग से नहीं है। सॉरी, देखिए ये फिर थोड़ी गड़बड़ हो गई। मात्र 2 प्रश्न बचे हमारे पास। ये प्रश्न था कि निम्नलिखित में से किसका संबंध चुनाव आयोग से नहीं है, ठीक है। निम्नलिखित में से किसका संबंध चुनाव आयोग से नहीं है। आपका ऑप्शन ए है चुनाव की अधिसूचना जारी करना, ऑप्शन बी है चुनाव चिन्ह का बंटवारा करना, ऑप्शन सी है चुनाव की वैधता का निपटारा करना, चुनाव शांतिपूर्ण से ढंग या संपन्न कराना, ठीक है। तो हम यहां देखेंगे तो ये चुनाव चिन्ह का बंटवारा करना ये चुनाव आयोग का काम है, ठीक है। उसके बाद चुनाव की वैधता का निपटारा करना ये भी चुनाव आयोग का काम है। चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराना ये भी चुनाव आयोग का कार्य है। लेकिन हम देखें ऑप्शन नंबर ए चुनाव की अधिसूचना जारी करना, तो आपको बता दूं अगर राज्यसभा और लोकसभा की चुनाव का जो अधिसूचना जारी करेगा वो राष्ट्रपति, और वहीं विधानसभा और विधान परिषद की चुनाव की अधिसूचना राज्यपाल करेगी, ठीक है। पहले राज्यपाल और राष्ट्रपति चुनाव की अधिसूचना जारी कर देते हैं, उनके बाद चुनाव आयोग को बता देते हैं, तो चुनाव आयोग उनके बाद समय दिनांक तिथि तय करते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चुनाव की अधिसूचना जारी करना ये चुनाव आयोग का काम नहीं है। और ये आपका शायद ये अंतिम प्रश्न होगा, इस क्लास का अंतिम प्रश्न होगा, ये क्लास का अंतिम प्रश्न होगा कि प्रोटेम स्पीकर सामान्य नेता किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, ठीक है। ये सामान्य नेता नहीं होगा, सामान्यतः हो जाएगा, ठीक है ना, कि प्रोटेम स्पीकर सामान्यतः किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, ठीक है ना। सॉरी, एक प्रश्न में थोड़ी मिस्टेक है, यानी प्रश्न का कहने का यह मतलब है कि प्रोटेम स्पीकर प्रायः किसे नियुक्त किया जाता है, ठीक है, किसे नियुक्त किया जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा पिछली लोकसभा के अध्यक्ष को, पिछली लोकसभा के उपाध्यक्ष को, नवनिर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठ को, और ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सदस्यों में से एक को जो पिछली लोकसभा के विपक्ष का नेता हो, ठीक है ना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कि नवनिर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठ। देखिए पहले क्या होता है, जो जब चुनाव हो जाता है, जब लोकसभा का चुनाव होता है, जब सारे सदस्य वहां पहुंचते हैं लोकसभा में, तो उनमें जो एक वरिष्ठ नेता होता है, जो एजेड नेता होता है, उसे क्या किया जाता है कि प्रोटेम स्पीकर। तो ध्यान दीजिएगा, स्पीकर और प्रोटेम स्पीकर में काफी अंतर है। तो प्रोटेम स्पीकर के रूप में नियुक्त किया जाता है, और वो प्रोटेम स्पीकर क्या करते हैं कि सारे सदस्य को शपथ वही दिलाते हैं। प्रोटेम स्पीकर ही सारे जो मेंबर होते हैं उनकी सदस्य को ग्रहण करवाते हैं, उनके बाद फिर स्पीकर की चयन की जाती है, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नवनिर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठ को। तो आई होप कि ये आपको क्लास पसंद आई होगी। सारे हम महत्वपूर्ण क्वेश्चन को कवर किए हैं पॉलिटी के। अब चाहे जिस भी वनडे एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, या अब एसएससी जीडी हो, लेटेस्ट वैकेंसी, या फिर आरआरबी एनटीपीसी के जो भी फेज अभी बाकी हो, ग्रुप डी हो, बिहार एसआई या बिहार पुलिस हो, अगर उसमें पॉलिटी से क्वेश्चन आते हैं तो ये सारे क्वेश्चन इनसे कुछ बाहर नहीं आएगा, ये सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। तो मैं आपसे एक ही उम्मीद करूंगा कि आप वीडियो को लाइक या डिसलाइक कर देंगे। पसंद आया तो लाइक करें, ना पसंद आया तो डिसलाइक करें, आप स्वतंत्र हैं आप अपनी तरफ से। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लोगों के बीच वीडियो को शेयर करें। तब तक के लिए मैं विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत। कहीं गलती था कि मिथुन में, कहीं गलती क्या